बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं PYQs ऑफ चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तुम्हें बेटा कभी भी अगर तुम किसी भी साल नीट का पेपर दे रहे हो तो हमेशा एक आइडिया लगा के चलो कि कम से कम 10 साल पहले के PYQ सॉल्व करने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नीट के पेपर में या तो डायरेक्टली PYQ पूछ लिया जाता है या फिर बेटा PYQs को ही ट्विस्ट एंड टर्न करके पेपर में पूछ लिया जाता है। सो कम से कम 10 साल के PYQs हमेशा सॉल्व करने हैं, अच्छे से रटने हैं। सो आज हम करेंगे 30 इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लास्ट 2 क्वेश्चंस वो हैं जो नीट 2026 में जो पहले हुआ था उसमें पूछे गए थे। सो बने रहो मेरे साथ और हम शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा नीट 2013 में ये हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो आया था जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है द फिगर शोज a diagrammatic view of human respiratory system with labels A, B and C and D. Select the option which gives correct identification and main functions and characteristics. So हमें बेटा A, B, C and D 4 लेबलिंग्स दी गई है। हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है और करेक्टली एक्सप्लेन्ड भी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं A है क्या। A है बेटा जी तुम्हारा ट्रेकिया, B है ल्यूरा मेम्ब्रेन होती है जो, C है बेटा जी एल्वेलाई जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, D है बेटा जी डायफ्राम। तो अब हम सारे ऑप्शंस को रीड आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। अब बेटा तुम ना मेरी हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करो, एक बार ये पूरा क्वेश्चन जब मैंने ऑप्शंस भी बोल दिए उसके बाद ना तुम अपनी कॉपी पर हर क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर करने से पहले लिखो और फिर खुद को ना बाय द एंड ऑफ ऑल द 30 क्वेश्चंस खुद को मार्क्स देना कि अगर लेट्स से तुमने मतलब टैली तो तुम्हारे 1 बाय 1 होते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आंसर बता दूंगी, तुम टिक करते जाना। एंड में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारे 30 में से कितने मार्क्स आए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 20 क्वेश्चन करेक्ट हुए तो तुम मुझे बताना मैम 20 आउट ऑफ 30, 25 हुए 25 आउट ऑफ 30, किसी के सारे करेक्ट हुए तो 30 आउट ऑफ 30। दैट वे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कौन से लेवल की है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बेटा सी एल्वेलाई, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमें पता है सी एल्वेलाई ही है जिसे ये कह रहे हैं कि थिन वैस्कुलर मतलब अच्छी ब्लड सप्लाई वाले बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। पढ़ने में तो ठीक लग रहा है तो एक बार इसे रख लेते हैं। आगे वाले ऑप्शंस में भी जाते हैं। डी है बेटा जी लोअर एंड ऑफ लंग्स, ये गलत है। D इज नॉट द लोअर एंड ऑफ लंग्स, D इज योर डायफ्राम। A है बेटा ट्रेकिया, बिल्कुल सही। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। बेटा ये वैसे लेबलिंग इन्होंने सही की है बट इन्होंने बोला है कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, यही गलती है इस ऑप्शन में। जो कार्टिलेज रिंग्स होती हैं अराउंड द ट्रेकिया दे आर इनकम्प्लीट सी शेप्ड स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स कोलैप्सेज ऑफ ट्रेकिया। सो ये गलत हो गया। बी ल्यूरल मेम्ब्रेन, बी क्या है बेटा जी ल्यूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स, ल्यूरल मेम्ब्रेन रिब्स को सराउंड नहीं करती, सो ये भी गलत हो गया। सो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है बेटा ए एल्वेलाई, सी विच इज द थिन वैस्कुलराइज्ड बैग जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। अब बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट मिल गया उसके बाद बाकी ऑप्शंस को रीड आउट ही नहीं करते। तुमने ये गलती नहीं करनी। इवन तुम्हारा पहला ऑप्शन तुम्हें करेक्ट मिल गया उसके बाद भी मैं आई ऑलवेज टेल दिस टू माय स्टूडेंट्स कि सारे ऑप्शंस एक बार फटाफट पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार तुम्हें लगता होता है कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बट एक्चुअल में आंसर कोई और होता है। तो एक बार ही सेफर साइड पर सारे ऑप्शंस रीड आउट करने हैं जैसे कि हमने अभी किया। सो बट इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज ए ओनली। सेकेंड क्वेश्चन, match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुम्हें बोला था PYQs करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि PYQs करने क्यों इंपॉर्टेंट है।
सो कॉलम 1 में एंड कॉलम 2 में हमें पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है बेटा जी टाइडल वॉल्यूम। आजकल तुम्हें पता है एनटीए का नया ट्रेंड चला हुआ है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, तो तुम्हें इसमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि तुम कैसे मैच द फॉलोइंग जल्दी कर सकते हो। सो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या आती है? नॉर्मल हम कितनी एयर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 500 ml। सो थर्ड आएगा, इसका थर्ड पार्ट आ गया। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन ब्रीद इन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml। सो ये आ गया 2500 to 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन एक्सेल आफ्टर फोर्स मतलब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितनी एक्सेल कर सकते हैं फोर्सफुली। सो जिसकी वैल्यू होती है बेटा जी 1000 to 1100। सो इसका फोर्थ आ गया। रेजिडुअल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम अपने लंग्स में से बाहर एक्सहेल नहीं कर सकते, वो हमेशा हमारे लंग्स में रहती ही रहती है। सो डी इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 2 आती है। अब हम ना इसे मैच द फॉलोइंग में हम मेक श्योर भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि इसमें ना एलिमिनेशन बहुत आसान है। जैसे हमें पता है ए का आंसर 3 है, कौन कौन से में 3 दिया हुआ है? सिर्फ ए एंड बी में, तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी का आंसर 1 किस किस में गिवन है? सिर्फ बी ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर बी है। तो ये हमारी टाइम सेविंग ट्रिक है, इसमें तुम्हें सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे एलिमिनेट करते जाओ, आधा मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने के बाद तुम्हारा मैच द फॉलोइंग सॉल्व हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। या ध्यान से रीड करना है, जल्दी करना है, बट गलत नहीं करना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत बच्चे इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं और अकॉर्डिंगली आंसर गलत मार्क करके आते हैं। एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स मेनली इन्वॉल्व होती है इंस्पिरेशन के अंदर, एक्सपायरेशन के अंदर मेनली डायफ्राम इन्वॉल्व होती है, तो ये गलत हो गया। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मींस द प्रेशर ऑफ आवर लंग्स, लंग्स के अंदर का प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पर कहते हैं हमारे लंग्स का प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग। बेटा जी हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एंड गैसेज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तभी एटमॉस्फेयर से एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इंस्पिरेशन के टाइम पर हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब ये उल्टा दे दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा हमारे पल्मोनरी प्रेशर से तो एक्सपायरेशन होगा, इंस्पायरेशन नहीं होगा। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू contraction of diaphragm. Contraction of diaphragm is during inspiration, not expiration. So the correct answer is B only. Fourth question, which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? इनमें से कहते कौन सी जो पॉसिबिलिटी है वो बनती है अगर हम कॉन्शियसली ब्रीद कर रहे हैं। तुम्हें पता है ब्रीदिंग एक बेटा कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, हम दुनिया में कुछ भी काम कर रहे हैं बट हम उसके साथ साथ अनकॉन्शियसली ब्रीद करते रहते हैं, इवन सोते सोते भी हम ब्रीद करते रहते हैं। वी आर नेवर लाइक बॉदर्ड अबाउट कि ओके नाउ आई नीड टू इनहेल, नाउ आई नीड टू एक्सहेल। नो, हमें कॉन्शियस ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं होती, बट कहते हैं अगर हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग करें तो इनमें से क्या चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन। बेटा ये किसी के भी हाथ में नहीं होता कि बंदा एयर इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस ही इनहेल और एक्सहेल करे और दूसरों को एलिमिनेट कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सहेल विदाउट ऑक्सीजन। वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। बेटा यूस्टेशियन ट्यूब एक ऐसी होती है जो हमारे ईयर एंड थ्रॉट को आपस में कनेक्ट करती है, इसी वजह से बेटा हम हम कहते हैं ना ENT एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो जो यूस्टेशियन ट्यूब है बेटा वो हमारे ईयर एंड थ्रॉट को कनेक्ट करती है, बट कहते क्या हम यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं? आंसर क्या आएगा बेटा, हमने अपना नोज भी बंद कर दिया, हमने अपना माउथ भी बंद कर दिया, अब क्या हम कानों से ब्रीथ करेंगे? जब नोज एंड माउथ ही बंद हो गया तो हम ब्रीथ आउट नहीं कर सकते। सो ये गलत है। One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all.
अब बेटा ये तुम कर सकते हो, तुम अभी चाहो तो वीडियो पॉज करो एंड करके देखो। अगर तुम हल्का सा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करोगे कॉन्शियसली, तो तुम देखोगे कि रिब्स को बिना मूव किए भी हम हल्की सी एयर इन एंड आउट कर सकते हैं। हमारे रिब्स मूव नहीं करेंगे, देखो जैसे कि आई एम डूइंग बट माई रिब्स आर नॉट मूविंग। So why? Because this I am doing consciously. So this is possible. Yes, C is the correct answer. Lungs can be made fully empty. हम अपने lungs को कभी भी fully empty नहीं कर सकते. Some amount of air is always there in our lungs, and that amount of air is known as residual volume. So C is the correct answer. Fifth question. In man and mammals, air passes from outside into the लंग्स थ्रू। हमें यहाँ पर बेटा पैसेज बताना है कि हमारे जो बॉडी के अंदर एयर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स तक कैसे पहुंचती है। तो बेटा जी सबसे पहले देखो, एक्सटर्नल नेस, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेस, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लेरिंगोफैरिंग्स। Laryngopharynx continues with the larynx. Larynx continue into trachea. Trachea further divided into 2 branches known as bronchi. Primary bronchus also. Bronchi then enters. Bronchi is divided into 2 for each lung. One enters into each lung and which is further divided into bronchioles, terminal bronchioles and finally alveoli. So this is the passage of air from outside to inside. अब देखते हैं करेक्टली कहाँ मेंशन किया गया है। नेजल कैविटी सही है। लैरिंग्स, फेरिंग्स, बेटा पहले फेरिंग्स आएगा फिर लैरिंग्स आएगा, तो ये गलत हो गया। नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, अगेन पहले फेरिंग्स आएगा फिर लैरिंग्स आएगा, तो ये भी गलत हो गया। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ये गलत हो गया बेटा। पहले ब्रोंकाई आएगा फिर ब्रोंकियोल्स आएगा। Nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. So yes, D is the correct answer. Next we have your sixth question. The again diagram based question है, NCERT में as it is diagram given है बेटा। So the figure given below shows a small part of human lung where exchange of gases takes place. कहते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम है जो हमें रिप्रेजेंट करता है exchange of gases. Select the option which represents labeled part A, B, C and D. हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है जो A, B और C और D को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है उसके फंक्शंस के साथ। सो बेटा जी A क्या है हमारी एल्वियोलर कैविटी। सो C इज आर्ट्रियल कैपिलरी, पासिस ऑक्सीजन टू टिश्यू। C बेटा आर्ट्रियल कैपिलरी नहीं है और यहां से ब्लड अभी आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, जहां से एक्सचेंज होगा टू द एल्वेलाई। सो ये गलत हो गया। ए इज एल्वियोलर कैविटी, मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये बिल्कुल सही है। ए जो है वो एल्वियोलाई की कैविटी है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। डी इज द कैपिलरी वॉल, बीच डी इज नॉट द कैपिलरी वॉल, डी इज एक्चुअली योर दिस स्पेस बिटवीन द टू एल्वेलाई एंड कैपिलरी। B is the red blood cell, B is not red blood cell, these are the cells of capillary membrane, cells of the capillary epithelial cells. So the correct answer is B, alveolar cavity. So moving to our next question, which is the 7th question. In lungs, the air is separated from the venous blood through. हमारे लंग्स के अंदर जो CO2 वाला ब्लड होता है, हमने अभी इस क्वेश्चन में जो ये डायग्राम देखा है बेटा, इसी को ध्यान में रखते हुए देखो कि हमारे पास लंग्स के पास है एल्वेलाई, नीचे CO2 कंटेनिंग ब्लड होगा, तो ये कैसे सेपरेटेड है। ये है बेटा तुम्हारी कैपिलरी, कैपिलरी के पास सिर्फ क्या होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और ये है तुम्हारी एल्वेलाई। सो बेटा जी एल्वेलाई का स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और कैपिलरी के स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को हम एंडोथेलियम बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एल्वेलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। देख लेते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहीं से गलत हो गया। स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये सही है। स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल, गलत है। ट्यूनिका मीडिया एक्सटर्ना एंड इंटरना आर प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड वेन्स, नॉट इन द कैपिलरीज। नन ऑफ द अबव, ये गलत है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Now moving to our 8th question, identify the wrong statement with reference to transport of oxygen. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बेटा जब हमारा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तो वो टोटल 2 तरीकों से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक होता है बेटा जी एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी।
which is total of 97%, and as dissolved form जिसके अंदर होती है बेटा टोटल 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसके रिगार्डिंग हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। So, binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of O2। कहते हैं जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही है। एक तुमने बेटा इसी चैप्टर के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा है, जिसमें हम देखते हैं कि PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, H पॉजिटिव आयंस एंड टेम्परेचर, इनके ऊपर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व और वी कैन से बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिपेंड करती है। सो यस, ये बिल्कुल सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है बेटा। ये भी CO2 की प्रेजेंस ऑक्सीजन की बाइंडिंग को इंपैक्ट करेगी ही करेगी। हायर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये गलत है बेटा। हायर H पॉजिटिव आयंस एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये रिलेटेड नहीं है। H पॉजिटिव आयंस हायर कब होंगे? हमें पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में एक रिएक्शन होता है विच इज H2O प्लस CO2, ये कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 देन H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। देन ये बाइकार्बोनेट आयंस हमारी बॉडी में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब देखो, मोर द CO2 मोर H पॉजिटिव आयंस, राइट। तो अगर H पॉजिटिव आयंस हायर हैं तो ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाएंगे। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी थर्ड हो जाती है। लो PCO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। सो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। सो C इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वी हैव 9th क्वेश्चन। A large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissues. This oxygen, कहते हैं जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी ले रही है, बॉडी इन द सेंस एटमॉस्फेयर से हम जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारे ब्लड के अंदर है, उसका मैक्सिमम पोर्शन हम सेव करके रख लेते हैं और बहुत कम पोर्शन उस कंपैरिजन में यूज करते हैं। तो हम सेव क्यों कर रहे हैं? हम सेव करते हैं बेटा, तुमने पढ़ा होगा, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ कि हमने पढ़ा है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का रिजर्वॉयर, मतलब लाइक मायोग्लोबिन इज नॉट 100% लाइक, मायोग्लोबिन इज लाइक हीमोग्लोबिन, बट हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन इज द रिजर्वॉयर ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। किस लिए स्टोर करता है? ताकि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पर हम ये स्टोर्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं। सो व्हाई वी आर स्टोरिंग दिस ऑक्सीजन? इट एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है। रेजेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ब्लड, नहीं, ये बिल्कुल गलत है बेटा कि हम ऑक्सीजन को सेव कर रहे हैं सो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इज इनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन एट 96, ऐसा भी नहीं है बेटा कि हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन को 96, 97 मेंटेन करने के लिए स्टोर कर रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं लगता। Helps in releasing more oxygen to epithelial tissue, no. So the correct answer is A only, that this oxygen is acting as a reservoir for the muscular exercise. So A is the correct answer. How the transport of oxygen and CO2 by blood happens? Transport of oxygen कैसे होता है? 3% as dissolved form in plasma, and 97% as oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin मतलब oxygen makes a bond with the hemoglobin. Hemoglobin is a red colored pigment present in your RBCs. CO2 transportation 7% as dissolved form, again in plasma. As bicarbonate ion 70% reaction mainly takes place in RBCs because your enzyme carbonic anhydrase is present there only. As carbaminohemoglobin 23%, where hemoglobin makes a bond with the CO2 and hemoglobin is present in RBC. तो जितना भी मैंने तुम्हें बताया, किस किस का नाम लिया मैंने? प्लाज्मा एंड RBC. So, what is transporting your O2 and CO2? No role of WBC, no role of platelets. So, the answer is C. क्योंकि यहाँ देखो WBC and blood serum गलत हो गया, platelets and corpuscles गलत हो गया, RBCs and WBC गलत हो गया. So, the correct answer is C, with the help of RBCs and blood plasma. Next, we have 11th question. Although much CO2 is carried in blood, yet blood does not become acidic. सी, अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन में पीछे बताया था
कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 होना है तो ये एक रिएक्शन का आरबीसी के अंदर होता है विच इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन बाइकार्बोनेट आयंस, जिसमें हमारे पास ये बनता है H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। जो ये बाइकार्बोनेट आयंस हैं इसकी फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। मोर द अमाउंट ऑफ CO2 मोर इज द H पॉजिटिव आयंस। मोर H पॉजिटिव आयंस मतलब हमारा ब्लड एसिडिक बनता जाएगा। बट बेटा ऐसा होता तो नहीं है कि अगर CO2 की अमाउंट बढ़ती जा रही है हमारा ब्लड एसिडिक तो बनता नहीं है, क्योंकि बेटा हमारे पास ना एक बड़ी अच्छी चीज है बफर्स। बफर्स इन जनरल भी बेटा सिर्फ बॉडी में नहीं, बाहर भी अगर कहीं भी बफर्स होंगे दे ऑलवेज रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। बफर्स हमेशा पीएच को चेंज होने नहीं देते। आई एम नॉट सेइंग कि बफर न्यूट्रलाइज करके रखेंगे, जितनी पीएच है उसे उतनी ही रखेंगे। दे रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। सो हमारी बॉडी में भी बफर्स होते हैं जो पीएच को चेंज होने नहीं देते। So CO2 is continuously diffused through the tissues and is not allowed to accumulate। ऐसा नहीं है बेटा, कुछ टाइम के लिए CO2 is always present in your blood only, so there it can cause the acidic nature of the blood, but it is not doing because of the buffers। In CO2 transport blood buffers play an important role। ये बिल्कुल सही है बेटा जी, ब्लड बफर्स की वजह से ही हमारे ब्लड की पीएच जो है वो चेंज नहीं हो रही। CO2 is absorbed by the leukocytes। ऐसा कुछ नहीं है, WBC do not play any role in transportation। CO2 combines with water to form H2CO3। बिल्कुल सही, which is neutralized by NaCO3। ऐसा नहीं है। So B is the correct answer। Next you have 12th question। When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead। इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट लीड को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ, कि इनमें से कौन, अगर कहते हैं हमने कॉन्शियसली अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लिया फॉर सम एक्सरसाइज, फॉर एनी फन एक्टिविटी और समथिंग, अगर हमने अपनी ब्रीथ को 2-3 मिनट के लिए होल्ड किया हुआ है, तुम अगर अभी चाहो तो होल्ड करके भी देख लो, हमें ना थोड़े टाइम बाद 1-1.5 मिनट के बाद ऐसे लगने लग जाता है कि नाउ आई कैन नॉट डू, आई नो आई कैन नॉट डू, आई नीड टू स्टार्ट ब्रीदिंग। तो वो जो अर्ज आती है फर्स्ट, उसका रीजन क्या है? मैक्सिमम बच्चे इसको दो ऑप्शंस में कंफ्यूज करते हैं, राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2। बेटा जो फर्स्ट अर्ज आती है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ O2, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग CO2, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन चल रही है और उस रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है CO2। उस बाय प्रोडक्ट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट अर्ज आती है टू ब्रीथ, सो दैट वी कैन ब्रीथ आउट। तुम होल्ड करके भी देखो, तुम सबसे पहले ब्रीथ इन नहीं करोगे, तुम सबसे पहले ब्रीथ आउट करोगे। होल्ड करो एंड देन सी, वी विल फर्स्ट ब्रीथ आउट बिकॉज दैट इज आवर अर्ज टू रिमूव ऑल द CO2 विच इज एक्यूमुलेटेड इनसाइड आवर बॉडी। सो फॉलिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, फॉल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2, ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करता है, बट ये नहीं आएगा। फॉलिंग O2 कॉन्सेंट्रेशन ये भी नहीं आएगा। राइजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, D is your correct answer। Now next is your 13th question। The respiratory center which controls inspiration and expiration are located in। जो हमारा रेस्पिरेशन है बेटा उसको दो तरीकों से कंट्रोल किया जाता है, न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में मेनली है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर भी है पोन्स, बट मेन सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज इन योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट इज कीमो, मतलब कीमो कंट्रोल, कीमो रेगुलेशन, दैट केमिकल रेगुलेशन इज सेंसिटिव टू CO2 एंड H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो ये कीमो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं वो CO2 एंड H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की वेरिएशन को ही जो है नोटिस करते हैं, O2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज को डिटेक्ट नहीं करते। सो रेस्पिरेटरी सेंटर जो रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा जी? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। बी इज द करेक्ट आंसर। 14th question। The respiratory center which regulates respiration is located in। सी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसीलिए PYQ करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार PYQ एज इट इज रिपीट हो जाते हैं या फिर ट्विस्ट करके रिपीट हो जाते हैं। तुम देखो 1999 में ये क्वेश्चन आया, 1994 में सेम क्वेश्चन आया था कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। बी इज द करेक्ट आंसर। 15th question। Due to increased airborne allergens and pollutants,
Many people in urban areas are suffering from respiratory disorder that cause wheezing due to. कहते हैं जो हमारे पास एयरबॉर्न, एयर के अंदर एलर्जेंस है, पॉल्यूटेंट्स है, और जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, व्हीजिंग साउंड आता है रेस्पिरेशन के टाइम पर। वो क्यों आता है? रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का व्हीजिंग साउंड के साथ कोई रोल नहीं होता बेटा, तो ए आंसर नहीं आएगा। बेनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, नो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, नेजल कैविटी के अंदर बेनाइन ग्रोथ से कुछ नहीं होता। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये बिल्कुल सही है बेटा। जब भी ऐसे हमारे ऊपर कोई एलर्जी या कुछ भी ऐसा आता है कि व्हीजिंग साउंड आ रही है, उसका रीजन होता है इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि जब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन होती है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो गया, नैरो होने की वजह से ही जब फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो वो व्हीजिंग साउंड आती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Next we have 16th question. Which of the following option correctly represents the lung conditions in asthma and emphysema? asthma and emphysema में इनमें से क्या क्या जो है लंग कंडीशन होती है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले एस्मा का बताना है देन एम्फीसेमा का बताना है। एस्मा होता है बेटा कोई एलर्जी के टाइम पर या कुछ भी ऐसा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एम्फीसेमा इज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, जिसमें एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। So inflammation of bronchioles and decreased respiratory surface. Okay, so we got our answer in the very first option. This is your answer. Increased number of bronchioles, ऐसा नहीं है, number of bronchioles क्यों increase होंगे? And increased respiratory surface, ये भी गलत है। Increased respiratory surface गलत है। Decreased respiratory surface and inflammation of bronchioles, बेटा ये सही है, बट हमें रिस्पेक्टिवली पूछा गया है, मतलब पहले एस्मा का देन एम्फीसेमा का बताना है, उस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। Moving to your 17th question, which of the following is an occupational respiratory disorder? Occupational respiratory disorder मतलब जैसा काम वैसी बीमारी, कि जैसे कोई जो लोग बेटा माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो रेगुलरली बहुत सारे पार्टिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स को एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स जो है वो खराब होते हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो खराब होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वही पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं। सो उसमें क्या क्या हो सकता है? एंथ्रासिस नहीं होगा, ये तो पैथोजन अटैक करेगा तब होगा। बॉटुलिज्म इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, अगेन नॉट रिलेटेड विद योर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एम्फीसेमा इज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, नॉट ड्यू टू ऑक्यूपेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। सिलिकोसिस विच इज ड्यू टू सिलिका वाले पॉल्यूटेंट की वजह से। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेम द क्रॉनिक डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। तुम देखो, मैं जब से डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किया है, तुमने पीवाईक्यू अगर सॉल्व किए होंगे तो देखो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड आ रहे हैं हर साल पेपर में। तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, दैट इज द कंडीशन इन एम्फीसेमा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू योर 19th क्वेश्चन, एस्मा में बी एट्रीब्यूटेड टू। एस्मा कब होता है बेटा? जब कोई पॉल्यूटेंट या फिर एलर्जीज के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस नैरो हो जाता है और व्हीजिंग साउंड आती है। सो इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया, इन्फ्लामेशन होगी बट ब्रोंकाई की होगी, इसकी नहीं होगी। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, निमोनिया थोड़ी है कि लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल इन द लंग्स, ये सही है कि सबसे पहले बेटा एलर्जिक रिएक्शन होगा, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से फिर इन्फ्लामेशन होगी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की वजह से, उस वजह से ही आस्मा होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Next we have your 20th question. Name the pulmonary disease in which alveolar surface area, see again same question कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर एल्वेलाई का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा? सो दैट इज इन एम्फीसेमा। डी इज द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। 21st, which one of the following is the correct statement for respiration in humans? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रेस्पिरेशन के लिए? Cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi, that is with the asthma, not with cigarette smoking. Cigarette smoking leads to damage in the alveoli wall, emphysema. So ये गलत है, correct statement पूछी गई है। Neural signals from pneumothorax enter in Pons region of brain can increase the duration, ये गलत है बेटा जी। Workers in grinding and stone breaking industries may suffer from lung fibrosis, बिल्कुल सही है
कि जो लोग ग्राइंडिंग में, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लंग्स में फिब्रोसिस, फाइबर ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन, नो इट इज ओनली 23%, नॉट 90%. सो द करेक्ट आंसर इज सी. 22nd question, blood analysis of a patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusions is the most likely to be correct? कहते हैं हमने एक पेशेंट का एनालिसिस किया और उसके अंदर हमें ब्लड के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिला. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब जब कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है, कार्बन मोनोक्साइड निकलती है ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल. तो कौन सा जो है पोल्यूटेंट हमें मिलेगा? दैट इज, जैसे अभी मैंने बता ही दिया, दैट इज कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन मोनोक्साइड की अफिनिटी टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इज 200 to 250 टाइम्स मोर देन द एनी अदर गैस, CO2 एंड ऑक्सीजन. सो यस, इट इज कार्बन मोनोक्साइड. Next we have 23rd question, when CO2 concentration in blood increases, breathing becomes. जब CO2 concentration हमारी ब्रीदिंग बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी तो हम बेटा ऑब्वियसली ब्रीथ फास्ट करेंगे, डीप करेंगे ताकि ऑक्सीजन अंदर लें और फटाफट CO2 बाहर निकालें. तो शैलोअर एंड स्लो, दिस इज ड्यूरिंग रनिंग. ब्रीदिंग में शैलोअर एंड फास्ट होती है ब्रीदिंग, इवन रनिंग के टाइम पर भी. नो, सो दिस इज रॉन्ग. देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग, ये बिल्कुल गलत है. अगर CO2 बढ़ गया है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा सो दैट वी कैन रिमूव द एक्सेस CO2. स्लो एंड डीप बिल्कुल भी नहीं, सो थोड़ी रहेगी, स्लो एंड डीप हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज डी, फास्टर एंड डीपर. Next we have 24th question, in lungs the air is separated from the venous blood through. बेटा जी हम ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. लंग्स के अंदर एल्वेलाई एंड नीचे ब्लड कैपिलरी. सो एंडोथीलियम ऑफ दिस कैपिलरी एंड स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई वीनस ब्लड को आपस में सेपरेट कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी, स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल. Next we have 25th question, under normal physiological conditions in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen. 4 ml is for CO2 and 5 ml is for oxygen. So ये NCERT में given है कि every 100 ml 5 ml of oxygen transport कर सकता है. 26, which of the following is not the function of conducting part? तुम्हें पता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट. कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है बेटा जी एयर को कंडक्ट करना फ्रॉम एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स आवर लंग्स. रेस्पिरेटरी सरफेस से एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. कंडक्टिंग सरफेस हमारी एयर को क्लीन करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा उसे, एंड इसी के साथ साथ बेटा उसे बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आएगा. रेस्पिरेटरी सरफेस इज एक्चुअली एल्वेलाई, जहां से सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होगा. सो नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोवाइड सरफेस फॉर द डिफ्यूज, ये गलत है बेटा, मतलब यही आंसर आएगा बिकॉज दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग सरफेस, दिस इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस. इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर, बिल्कुल सही है. इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, बिल्कुल सही है. टेम्परेचर जो है उसे बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आया जाएगा, बिल्कुल सही है. सो द ए इज द करेक्ट आंसर. 27th question, the partial pressures of oxygen and carbon dioxide at alveoli are. बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई पर हमें बताना है. एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है. ये बेटा एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल गिवन है, एज इट इज वैल्यूज गिवन है. ये टेबल तुम्हें लर्न करना है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्योंकि I repeat, every line of your NCERT, every diagram, every table of your NCERT is super important. So D is the correct answer. Partial pressure of oxygen is 104 and partial pressure of CO2 is 40. Select the favorable conditions required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. बेटा जी ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 शुड बी हाई, H positive ion concentration should be low. Sorry, one mistake. Partial pressure of CO2 should be low. H positive ion concentration should be low and temperature should be low. So ये हमारे पास कंडीशन है बेटा जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा. अब इनमें से बताना है लो PO2 बट हाई PCO2. बेटा हाई PCO2 होगा तो डीऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं बनेगा.
हाई PO2 एंड हाई PCO2, हाई PO2 तो सही है बट हाई PCO2 नहीं होगा तो गलत। लो PO2 ये यही गलत हो गया। हाई PO2, लो PCO2, लेस H पॉजिटिव एंड लोअर कॉन टेम्परेचर, ये करेक्ट आंसर है। इसकी वजह से ही बेटा जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्ट वाली साइड शिफ्ट हो जाएगा। 29. In humans, respiration occurs in the following steps. Arrange these steps in the correct order. हमें बेटा रेस्पिरेशन के स्टेप्स गिवन है, हमें इन्हें सेंसिबल ऑर्डर में जो है मार्क करना है। ये भी एज इट इज पॉइंट्स तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है। सरप्राइजिंगली बेटा ये नीट 2026 का क्वेश्चन है, जो नीट 2026 पहले हुआ था कैंसिल होने से पहले, उसका ये क्वेश्चन है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है बट वही मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो बच्चों को टाइम लग गया क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो बेटा अगर तुम्हें जनरल हमारी रेस्पिरेशन पता है क्या होती है तब भी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम एयर को एटमॉस्फेयर से इनहेल करेंगे। एयर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई के पास जाएगी। एल्वेलाई के पास कैपिलरीज प्रेजेंट है जहां CO2 है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। देन अब ऑक्सीजन आ गई ब्लड में, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, देन ये ऑक्सीजन जाएगी हमारे टिश्यूज के पास। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, और वहां टिश्यूज के अंदर होगी रेस्पिरेशन। दीज आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो इसमें भी हम बेटा ऑप्शंस को एक्सक्लूड आउट कर सकते हैं। हम जो गिवन ऑप्शंस है उनके अकॉर्डिंग देखते हैं AECC कौन सा सेंसिबल है। सो ए डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, पहले ही ब्लड एंड टिश्यूज तक हम डिफ्यूजन नहीं करेंगे, पहले तो इनहेलेशन होगा, देन एक्सचेंज होगा बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। सो ये गलत है, ये गलत है। ई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, पहले ट्रांसपोर्ट नहीं होगा बेटा और बहुत स्टेप्स हैं तो ये भी गलत हो गया। सी पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है B एंड A। बी देख लेते हैं पहले। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ये सही है बेटा कि जैसे ही एक बार एयर जो है एल्वियोलाई के अंदर चलेगी उसके बाद डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन ब्लड के पास चली जाएगी, ब्लड से CO2 एल्वियोलाई के पास आ जाएगी। सो बी आएगा, C B। उसके बाद E क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, तो थर्ड आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ब्लड में जाने के बाद गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगी विद इन द बॉडी। ट्रांसपोर्ट होने के बाद बेटा जी डिफ्यूजन होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, तो फोर्थ आएगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज डिफ्यूजन होगा। उसके बाद बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये तुम्हारा नीट 2026 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज योर 30th क्वेश्चन। तुम्हें याद होगा सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे थे तब मैंने तुम्हें बोला था कि क्यों PYQ करना इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें लास्ट क्वेश्चन तक समझ में आ जाएगा, वैसे तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा बट देखो सेकंड क्वेश्चन जो था PYQ वो बहुत पुराना था और अभी रिसेंटली नीट 2026 में ये क्वेश्चन फिर से सेम टू सेम पूछा गया है, विच इज ऑन योर रेस्पिरेटरी पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। पल्मोनरी वॉल्यूम्स की वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें वॉल्यूम्स गिवन है, लिस्ट 2 में इनकी वैल्यूज गिवन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने सेकंड क्वेश्चन मेरे साथ किया है उसे इसका आंसर पता है। तो 30th क्वेश्चन का आंसर मुझे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आएगा आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस। अंडरस्टैंड में तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट इसका बता चुकी हूँ सेकंड क्वेश्चन में। नहीं याद, थोड़ा सा भूल गए तो वीडियो को रिवाइंड करो और सेकंड क्वेश्चन जाके सुनो। सो दिस इज इट अबाउट द 30 क्वेश्चंस ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और चैप्टर के इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस करेंगे, so that you can easily crack your NEET and you can learn your previous year questions with me. So ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करो बायो एज बाय प्रियंका।